हेलो। टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी एक पार्टनरशिप फर्म में एक पर्सन न्यू पार्टनर बनता है। तो क्या कोई भी पर्सन कभी भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बन सकता है? तो आपका आंसर आएगा नो। तो कैसे बनेगा और कब बनेगा? कोई भी पर्सन जब भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनना चाहता है, तो उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, यानी उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एट प्रेजेंट जो पार्टनर हैं, अगर वो सभी पार्टनर, अगर वो 100% पार्टनर सेटिस्फाई हैं कि सामने वाला पर्सन हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू पार्टनर बन सकता है, तो ही वो पर्सन क्या बनेगा, उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन ले सकता है। मैंने क्या बताया अभी कि कोई भी पर्सन किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर तभी पार्टनर बन सकता है जब उस पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर 100% पार्टनर अगर इस बात पर सहमत है कि एक नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले रहा है, तो अगर वो 100% सेटिस्फाई है, 100% पार्टनर, मान लो 10 पार्टनर हैं और 10 के 10 पार्टनर अगर सेटिस्फाई हैं कि सामने वाला पर्सन हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले सकता है, हमारी पार्टनरशिप फर्म में एक न्यू पार्टनर बन सकता है, तो ही वो पर्सन पार्टनर बन सकता है, वरना नहीं बनेगा। तो ये बात कहाँ डिस्क्राइब की गई है? ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 31 के सबसेक्शन फर्स्ट में इस बात को डिस्क्राइब किया गया है कि पार्टनरशिप फर्म का नया पार्टनर बनने के लिए एग्जिस्टिंग पार्टनर का सहमत होना बहुत जरूरी है। अगर वो पार्टनर सेटिस्फाई हैं, तो एक कोई भी पर्सन पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन ले सकता है। देखो, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। क्या इस 50 की जो लिमिट है वो पार्टनरशिप फर्म में डिस्क्राइब की गई है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर? इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर का कहीं भी कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इस बात को कहां डिस्क्राइब किया है? कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 में इस बात को डिस्क्राइब किया है कि एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इस बात को कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया है। किस बात को? कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? 50। इसको कहां डिस्क्राइब किया है? कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन, ध्यान रखना आपको, 464 के अंदर। अब देखो, जब भी कोई नया पर्सन किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनता है, तो नए पर्सन के पार्टनर बनने की वजह से क्या है कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब है कि फर्म का पुनर्गठन होता है, यानी प्रेजेंट के अंदर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा। देखो, मैंने क्या बोला गया कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। मैंने ये नहीं बोला कि पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस रनिंग पोजीशन में रखती है, लेकिन सिर्फ उनका जो प्रेजेंट एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, यानी पुनर्गठन होता है। जैसे मान लो पहले 10 पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को रन करते थे, 10 पार्टनर थे, लेकिन आज क्या है, एक नया पर्सन क्या है, एडमिट होना चाहता है, तो अब कितने हो जाएंगे? 11 पार्टनर। तो 10 पार्टनर का जो प्रेजेंट एग्रीमेंट था वो खत्म हो जाएगा और 11 पार्टनर के बीच में एक न्यू एग्रीमेंट बन जाएगा, और इसकी वजह से पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ और पार्टनर का एक नया एग्रीमेंट बन गया। इसकी वजह से क्या है? इसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, यानी पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन हुआ है। ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है या जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होती, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, यानी पुनर्गठन होगा। अब देखो, रीजन ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म में इस 11वें पर्सन को लाने की रिक्वायरमेंट क्यों थी? प्रेजेंट के अंदर 10 पार्टनर वर्किंग कंडीशन में थे, तो फिर 11वें की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? उसका रीजन है, पहला रीजन है कैपिटल रिक्वायरमेंट। मान लो सामने वाले पर्सन के पास सफिशिएंट कैश है, यानी सामने वाले पर्सन के पास सफिशिएंट कैपिटल है, तो ये 10 पार्टनर सोचते हैं कि अगर इस पार्टनर को हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इसकी कैपिटल को, इसके पास जो कैश रखा हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारी पार्टनरशिप फर्म में यूज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, उस पर्सन की कैपिटल की वजह से,
क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी और सामने वाले पर्सन के पास कैपिटल थी। इसी वजह से क्या है, उस पर्सन को पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या कर लिया, पार्टनर बना लिया। नेक्स्ट हमारे पास मोर एक्सपीरियंस पर्सन। मान लो सामने वाले पर्सन के पास बिजनेस को रन करने का बेटर एक्सपीरियंस है। लास्ट 10 ईयर से वो इसी सेम सेक्टर में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसको काफी एक्सपीरियंस है। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्सपीरियंस की वजह से उसको अपने पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर बना लेते हैं, यानी एडमिशन दे देते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल। मान लो सामने वाले पर्सन की रेपुटेशन काफी अच्छी है, उसकी रेपुटेशन को यूज करके, उस पर्सन की रेपुटेशन को यूज करके हम हमारी फर्म के बिजनेस को क्या है, काफी ग्रो कर सकते हैं। इसी वजह से क्या है, हम एक न्यू पार्टनर के एडमिशन के ऊपर सेटिस्फाई होते हैं। जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, जब सामने वाले पर्सन की नॉलेज सफिशिएंट है उसकी नॉलेज को यूज करने के लिए, और एक क्या है, अगर सामने वाले पर्सन की गुडविल अच्छी है तो हम क्या करेंगे, उसकी गुडविल को हमारे बिजनेस में यूज करेंगे और हमारी बिजनेस के लेवल को ग्रो करेंगे। इस वजह से क्या है, एक नए पार्टनर को क्या करते हैं, एडमिशन के ऊपर सेटिस्फाई होते हैं। कौन, एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये ध्यान रखना, अगर 100% पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है, अगर पार्टनरशिप फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म के मान लो 10 पार्टनर हैं, अगर 10 के 10 पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है कि एक पर्सन हमारी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो जाए, यानी नया पार्टनर बन जाए, तब तक वो पर्सन पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। फिर है राइट ऑफ न्यू पार्टनर। एक नए पार्टनर बनता है, मान लो एक मिस्टर ए आया था, मिस्टर ए एक नया पार्टनर बनेगा, तो उसको क्या राइट है, पहला राइट है शेयर इन प्रॉफिट। उसकी कैपिटल को यूज किया गया है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसका हक बनता है, उसका क्या है, उसका राइट बनता है कि किसमें हिस्सा ले, वो प्रॉफिट के अंदर हिस्सा ले। क्यों, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, तो कैपिटल इन्वेस्ट करने के बदले में वो क्या चाहता है कि इस बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें मेरे को हिस्सा मिले। नेक्स्ट हमारे पास शेयर इन लायबिलिटी एंड एसेट्स। अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक नया पार्टनर आता है तो उस पार्टनरशिप फर्म में जितने भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स के ऊपर किसका भी राइट होगा, न्यू पार्टनर का भी राइट होगा। लायबिलिटी के लिए एक कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। मान लो एक पार्टनर है, 1 जुलाई को एडमिट होता है, 1 जुलाई को क्या करता है, 1 जुलाई को पार्टनर बनता है। एक मिस्टर ए क्या है, 1 जुलाई 2024 को एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनता है। तो 1 जुलाई 2024 से पहले की जितनी भी लायबिलिटी है, उन लायबिलिटी के लिए मिस्टर एक्स लायबल नहीं है, वो सिर्फ उसी लायबिलिटी के लिए लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा जो 1 जुलाई 2024 के बाद इनकर हुई है। कहने का मतलब है कि उसके एडमिशन से पहले की लायबिलिटी के लिए वो पर्सन, वो न्यू पार्टनर लायबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिशन के बाद की जितनी भी लायबिलिटी है, सिर्फ उन्हीं लायबिलिटी के लिए वो पर्सन लायबल होगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी एक पार्टनर का एडमिशन कब होगा, जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अगर वो 100% पार्टनर सेटिस्फाई है तो ही क्या है, एक बाहर का पर्सन पार्टनरशिप फर्म के अंदर न्यू पार्टनर बन सकता है। पार्टनर क्यों बनाते हैं, इन रीजन की वजह से हम किसी भी पर्सन को पार्टनर बनाते हैं। अगर पार्टनर बन गया तो उसके कुछ राइट बनते हैं, उसके अंदर, किसके अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटी है और जो प्रॉफिट है, उन सब में उनका हिस्सा है। उस पर्सन को सब में हिस्सा चाहिए, उसको प्रॉफिट में भी चाहिए, एसेट्स में भी चाहिए, लायबिलिटी में तो उसको लेना पड़ेगा, मजबूरी है। ये ध्यान रखना, एक तो सेक्शन ये वाला ध्यान रखना, एक ये वाला सेक्शन ध्यान रखना। ये है सेक्शन 464, किसके लिए ये सेक्शन, पार्टनरशिप फर्म के मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होंगे, इससे ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। ये सेक्शन किसके लिए है, ये सेक्शन बताता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर न्यू पार्टनर तभी एडमिट होगा अगर 100% पार्टनर सेटिस्फाई है, तो ही एक नया पर्सन एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है। अब देखो आगे, नेक्स्ट है अपने पास न्यू पार्टनर एडमिशन के समय। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है, यानी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन लेता है, तो वो क्या लेके आता है, तो वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेके आता है और अपने हिस्से की कैपिटल भी लेके आता है। यानी जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो ये नहीं कि खाली हाथ आ गया कि जेब खाली है, चलो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना है, नहीं।
जितना प्रेजेंट पार्टनर के पास में जितनी प्रेजेंट पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, जितना गुडविल में पैसा लगा हुआ है, उतना पैसा उस न्यू पार्टनर को लेके आना होता है। तो मान लो एक नया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, तो वो अपने साथ किसकी अमाउंट लेके आता है? तो वो गुडविल और कैपिटल की अमाउंट ला कर देता है किसको? उस पार्टनरशिप फर्म को। तो उसने पैसा उस पार्टनरशिप फर्म को ला के दिया, क्या उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहेगा? अगर एक फर्म के अंदर वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके बदले में उसको रिटर्न चाहिए, और वो क्या चाहिए? उसके रिटर्न के बदले में उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर से उसे अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लो एक नया पर्सन एक बिजनेस के अंदर एडमिट होता है, एक पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, पहले से 3 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर आता है, चौथा डी पार्टनर। तो डी पार्टनर अपने साथ गुडविल और कैपिटल की अमाउंट लेके आता है। गुडविल और कैपिटल की अमाउंट जब फर्म में देता है तो फर्म से भी ये एक्सपेक्टेशन करता है कि इसके बदले में मुझे रिटर्न मिले। रिटर्न का मतलब है इसके बदले में मुझे प्रॉफिट मिले। क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो प्रेजेंट पार्टनर है उन्होंने उस पैसे को यूज किया है, कहाँ पर? उस पार्टनरशिप फर्म में। उसके बदले में न्यू पार्टनर को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो जो प्रेजेंट के पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट शेयर में से कुछ शेयर किसको देंगे? न्यू पार्टनर को देते हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट के शेयर में से कुछ पार्ट किसको देंगे? सेक्रीफाइस करेंगे नए पार्टनर के फेवर में। तो क्या मिलेगा? नए पार्टनर को कुछ प्रॉफिट मिलेगा। किसके अंदर? उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों? मान लो पहले 3 पर्सन थे, ए, बी और सी। तीनों का क्या था? तीनों का अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब मिस्टर डी जब पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो सबसे पहले चारों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो पहली एडजस्टमेंट ही क्या होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की अकाउंटिंग करेंगे। ये जो पर्सन गुडविल लेके आया है उसकी अकाउंटिंग करेंगे कि कैसे, किस तरीके से किस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया, किस पर्सन को किस रेशियो के अंदर मिलेगी गुडविल। फिर क्या है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का क्या करता है? रीवैल्यूएशन करता है। फिर क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। देखो ये जितनी भी एडजस्टमेंट हैं, ये एडजस्टमेंट अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है तो उस टाइम करनी पड़ती हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है। नए पार्टनर के आने के बाद एक नए तरीके से बिजनेस स्टार्ट होगा। क्यों? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। क्या होगा? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। गुडविल का देखेंगे कैसे एडजस्टमेंट करना है, यानी किस पार्टनर ने न्यू पार्टनर के फेवर में अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया है उसी को गुडविल मिलेगी। एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन करेंगे और क्या करेंगे? रिजर्व और सरप्लस की भी वैल्यूएशन करेंगे। अब देखो 1 बाय 1 अपन इन एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर होता है तो जो प्रेजेंट का एग्रीमेंट था, यानी जो प्रेजेंट का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो खत्म हो जाएगा और एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू पार्टनर यानी जो नया पार्टनर है एग्जिस्टिंग पार्टनर से प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिसीव करेगा, जिससे पुराने पार्टनर का हिस्सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो 10,000 का प्रॉफिट होता था पहले, तो क्या करते थे? सिर्फ 2 पार्टनर इक्वल 1:1 रेशियो था उनका, तो वो क्या करते थे? 5,000 अपने प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। अब क्या होगा? अब एक नया पार्टनर आ गया, उसकी वजह से क्या है? इस प्रॉफिट के 3 हिस्से करने पड़ेंगे। तो क्या हुआ? प्रेजेंट के जो दोनों पार्टनर थे उनके प्रॉफिट शेयर में से कुछ पार्ट किसको देना पड़ेगा? मिस्टर सी को देना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ? न्यू पार्टनर के आने की वजह से एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिसीव करेगा। कौन करेगा? नया पार्टनर। उससे क्या हो जाएगा? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनका प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना है। कई तरीके की स्टेटमेंट हो सकती हैं, जैसे कि जो नया पार्टनर आता है वो पुराने पार्टनर से किस रेशियो में प्रॉफिट लेता है, जो नया पार्टनर आता है वो पुराने पार्टनर से
अपना किस तरीके से प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करते हैं वो देखेंगे हम। तो पहला स्टेटमेंट है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। देखो पार्टनरशिप के अंदर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैक्सिमम चांस उठने का यहीं से होता है। देखो पहला है, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। डी क्या है, डी एक न्यू पार्टनर है और नया पार्टनर आता है और उस पार्टनरशिप फर्म में उसको कितना हिस्सा दिया जाता है, 1/6 शेयर दे दिया जाता है। अब वो उसका शेयर कितना है, उसका शेयर 1/6 है। अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अपने को कुछ भी नहीं बताया कि ये वो जो 1/6 शेयर किसका है, डी का है, ये ए, बी और सी से किस रेशियो मिलेगा, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतनी स्टेटमेंट दी है कि ओल्ड रेशियो ये था और डी का नया रेशियो ये है। तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। देखो डी का नया शेयर कितना है, डी जब पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट हुआ तो उसको प्रॉफिट के अंदर कितना शेयर दिया गया, 1 रुपये में से, अज्यूम करो 1 रुपये में से 1/6, 1 में से 1/6 रुपीज़ किसका हो गया, डी का हो गया। यानी 1/6 पार्ट किसका है, डी का है। तो 1 में से 1/6 को लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 5/6। अब ये 5/6 पार्ट किसका होगा, अब ये 5/6 पार्ट इन तीनों का होगा, क्योंकि 1/6 भाग 1 रुपये में से 1/6 भाग तो डी ने ले लिया, बाकी बच गया 5/6 भाग, वो कौन लेगा, वो ए, बी और सी का हिस्सा रहेगा 1 रुपये में से। अब देखो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का, बी का और सी का। ए का पहले रेशो कितना था, 3/6, पहले कितना था 3/6। बी का पहले कितना था 2/6 और सी का पहले कितना था 1/6। अब क्या है, ये उनका पुराना रेशो है। अब क्या है, अब किस में से लेना है, अब इस 5/6 में से हिस्सा मिलेगा। 3/6 का 5/6, 2/6 का 5/6, 1/6 का 5/6, तो कितना आ गया 5/12, 5/18 और 5/16। इसको कट कर लेना आप आपस में। कैलकुलेशन करने के बाद रेशियो क्या निकला है, 5/12, 5/18, 5/36 और 1/6। ये किसका है, डी का है। अब इसके क्या है, एलसीएम लेके इसको क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे, कितना आएगा 15, 10, 5 और 6। ये क्या है 15, 10, 5 और 6, ये क्या है, ए, बी और सी का क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्या है, ए, बी और सी और डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल आया, 15, 10, 5 और 6। देखो एक बार दोबारा से बताती हूँ, सिर्फ क्वेश्चन में इतना बताया था कि ए, बी और सी 3 पार्टनर है जिनका ओल्ड रेशियो ये है। नए पार्टनर के एडमिट होने की वजह से नए पार्टनर का हिस्सा 1/6 है। अब आगे का आप देख लेना। तो आगे का आप देख लेने का मतलब क्या है, 1 रुपये में से 1/6 भाग डी के पास चला गया, बाकी कितना बच गया 5/6 भाग। प्रेजेंट का जो जितना भी इनका हिस्सा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 को, जितना भी आएगा क्या करेंगे, उसको एलसीएम लेके इक्वल करके हम क्या कर देंगे, उनका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कितना आया 15, 10, 5 और 6। ये क्या है, ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसके बीच में, नए पार्टनर के साथ में, सभी पार्टनर का, ए, बी, सी और डी के बीच में। ये क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब अपन देखेंगे सेकंड तरीका, यानी मान लो क्वेश्चन में दे रखा हो ए, बी, सी और डी का इतना हिस्सा है, डी अपना 1/6 शेयर है। अब डी अपना 1/6 ए, बी और सी से किस रेशियो के अंदर लेता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है, वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट तरीका क्या है, जैसे 2 पार्टनर थे ए और बी, उनका रेशियो क्या था, उनका प्रॉफिट रेशियो था 7:5। सी का रेशियो कितना है, सी एक नया पार्टनर है, एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है और उसका रेशियो कितना है 1/6। यानी वो 1 रुपये में से 1/6 हिस्सा कौन लेके जाएगा, सी लेके जाएगा। पहले वाले फर्स्ट वाले मेथड में क्या दे रखा था, सिर्फ इतना ही पोर्शन दे रखा था, ओल्ड रेशियो और सी का पार्टनर, सी का पार्ट। ये नहीं बोल रखा था कि सी वो पार्ट किस रेशियो में लेगा, यानी सी ए से कितना हिस्सा लेगा और बी से कितना हिस्सा लेगा, सिर्फ इतना लिखा हुआ था। ए और बी का रेशियो कितना है 7:5 और सी कितना लेता है 1/6, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। लेकिन सेकंड मेथड में क्या है, कई बार क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता है कि मिस्टर सी जो नया पार्टनर है वो अपने हिस्से को यानी 1/6 को कैसे लेता है, जो पुराने पार्टनर हैं पुराने पार्टनर से इक्वली लेता है। कैसे लेता है, इक्वली लेता है। अक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी
यानी ए और बी से मिस्टर सी अपने हिस्से को कैसे एक्वायर करेगा, इक्वली एक्वायर करेगा। तो उस टाइम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। देखो सी का हिस्सा कितना है, सी का पार्ट कितना है बिजनेस के प्रॉफिट में से 1/6 है। सी का कितना हिस्सा है 1/6। अब इस 1/6 को वो किससे लेगा, आधा तो किससे लेगा, ए से लेगा, और आधा किससे लेगा, बी से लेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था, इक्वली एक्वायर करेगा। तो अक्वायर फ्रॉम ए से कितना पार्ट अक्वायर करेगा, 1/6 का 1/2, यानी 1/6 का आधा इससे लेगा और आधा किससे ले लेगा, बी से ले लेगा। तो रेशो कितना निकला, 1/12 और 1/12। ये 1/12 और 1/12 कौन सा पार्ट है, जो मिस्टर सी का पार्ट है। देखो यहाँ पर बोल रखा था कि इक्वली एक्वायर करेगा, किस हिस्से को, इस 1/6 को। 1/6 का 1/2, 1/6 का 1/2, निकाला कितना आ गया 1/12। अब क्या है, सी का हिस्सा कितना हुआ, देखो 1/12 तो यहाँ से ले लिया और 1/12 यहाँ से ले लिया, यानी 1/12 तो ए से ले लिया और 1/12 बी से ले लिया। दोनों के पार्ट को ऐड किया तो कितना आया 2/12। इसको हम 1/6 भी लिख सकते हैं। आप बोलोगे कि ये तो यहाँ भी लिखा हुआ था, इसको इतना निकालने की रिक्वायरमेंट क्या थी। तो अपने को ये कैलकुलेशन करनी सही है, क्योंकि अपने को इससे अच्छे से समझ आएगा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन मैच ना खाए, तो अपने को क्या है 2/12 अज्यूम कर लो या फिर 1/6, किसी को भी अडोप्ट कर लो आप, दोनों में से एक ही मतलब है। अब देखो ए ने कितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया, ए ने 1/12, ए के प्रॉफिट में से कितना गया 1/12 ए ने सेक्रीफाइस कर दिया। तो 7/12 में से 1/12 को लेस कर देंगे, कितना बचा 6/12। बी ने क्या किया 5/12, बी का कितना हिस्सा था 5/12, उसमें से बी ने कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/12। 1/12 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4/12। अब देखो ए का कितना हिस्सा है, ए का है 2/12। मैं कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी इसलिए मैं ये उठाती हूँ, हालांकि आप इससे भी कर सकते हो। तो जैसे सी का हिस्सा कितना है, सी का है 2/12, ए का कितना बचा हुआ है 6/12 और बी का कितना बचा हुआ है 4/12। 6, 4 और 2, 6, 4 और 2, इसको काट के छोटा करेंगे तो 3, 2 और 1, ये क्या आ गया, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। किसके बीच में, ए बी और सी तीनों पार्टनर के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हुआ 6:4:2, यानी अब 6:3:2:1 में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट मेथड अपने पास, मान लो दो पार्टनर थे ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 7:3। अब क्या है, सी नया एडमिशन होता है पार्टनर का, वो क्या लेता है, वो प्रॉफिट में से 3/7 शेयर लेता है, यानी उसका हिस्सा कितना है प्रॉफिट में 3/7। अब ये 3/7 कैसे लेता है, वो इस 3/7 में से ए और बी से कैसे एक्वायर करता है, ए से तो लेता है 2/7 और बी से लेता है 1/7। तो 2/7 + 1/7 कितना हुआ 3/7, पूरा हो गया ना सी का। तो सी ने अब की बार ना तो इक्वली लिया, यहाँ पर सी ने कैसे ले लिया था, ए और बी से इक्वल ले लिया था। अब की बार वो इक्वल नहीं ले रहा, बल्कि क्या है एक स्पेशल रेशियो के अंदर ले रहा है। तो 3/7 जो पार्ट है उसमें से 2/7 तो लेता है ए से और 1/7 क्या लेता है बी से लेता है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। तो देखो ए से कितना हिस्सा लिया, ए का खुद का पार्ट कितना है 7/10, उसमें से सी ने कितना ले लिया 2/7, लेस कर देंगे कितना बच गया 29/70। बी का कितना हिस्सा है 3/10, उसमें से सी ने कितना ले लिया 1/7, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 1/7, बचा कितना 11/70। अब देखो सी का कितना हिस्सा है, सी का टोटल हिस्सा 3/7 है, दे रखा है कि सी का इतना हिस्सा है, वो अपने हिस्से को इस रेशो में ले रहा है। चाहे आप इसको ऐड करके देख लो तो भी कितना निकलेगा 3/7 ही निकलेगा। तो सी का हिस्सा कितना था 3/7, मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया इधर, 2/7 + 1/7 कितना हो जाएगा 3/7। तो अब देखो ए का कितना हिस्सा है 29/70, बी का 11/70 और सी का है कितना 3/7। अब अपन इनका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 29, 11 और 33। ये क्या है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ए बी और सी तीनों पार्टनर के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 29:11:33, ये है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब एक मेथड और बचता है, उसको सोल्व करते हैं। यानी कोई भी पार्टनर जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट होता है, न्यू पार्टनर बनता है,
तो वो 4 तरीके से अपने प्रॉफिट के शेयर को ले सकता है। किससे? पुराने पार्टनर से, क्योंकि उसने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो उसके बदले में अर्निंग चाहता है, प्रॉफिट चाहता है। अब वो प्रॉफिट कैसे लेगा? हो सकता है कि वो प्रॉफिट का शेयर इक्वली ले ले, हो सकता है कि वो प्रॉफिट का शेयर किसी एक स्पेशल रेशो में ले ले, हो सकता है कि डायरेक्ट दे रखा हो कि भाई 1/6 सी का हिस्सा है, ये नहीं बता रखा है कि कितना किससे लेता है, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो सी का हिस्सा हम कितना मानते हैं? 1/6 ही मानेंगे। फिर अब एक लास्ट मेथड और वो और देखते हैं। फोर्थ मेथड अपने पास देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या है? जिनका रेशियो है 7:3, यानी उनका ओल्ड रेशियो 7:3 है। फिर क्या है? एक नया पार्टनर क्या होता है? एडमिट होता है। कौन सा नया पार्टनर? मिस्टर सी। अब देखो, अब क्या बोला गया था कि मिस्टर ए कितना पार्ट सेक्रीफाइस करता है सी के फेवर में? 2/7। मिस्टर ए अपने प्रॉफिट के शेयर का, अपने प्रॉफिट के शेयर का 2/7 पार्ट किसको देता है? सी को सरेंडर करता है। मिस्टर बी क्या करता है? अपने प्रॉफिट का 1/7 पार्ट सरेंडर करता है, सेक्रीफाइस करता है किसके फेवर में? सी के फेवर में। अब देखो, ये दोनों अपने आप सरेंडर कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं दे रखा कि ए का कितना हिस्सा है। ये जितना सरेंडर करेंगे, जितना सेक्रीफाइस करेंगे, उन दोनों को ऐड करके हम सी का हिस्सा निकालेंगे। अब देखो, अब बोला गया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए ने अपने हिस्से का कितना सेक्रीफाइस किया? ए ने अपने हिस्से का, अपने प्रॉफिट के हिस्से का 2/7 सेक्रीफाइस किया। अपना हिस्सा कितना था? 7/10। 7/10 में से कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 2/7। कितना आया? 2/10। कैलकुलेशन किया तब देखो, 7 से 7 कट हो गया, 2/10। बी ने अपने पार्ट का, अपने प्रॉफिट के पार्ट का कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/7। बी का कितना प्रॉफिट था? 3/10। 3/10 हिस्सा में से उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 1/7। कैलकुलेशन किया तो कितना आया? 3/70। यानी ए ने अपने प्रॉफिट के हिस्से में से सी के फेवर में 2/10 पार्ट सरेंडर कर दिया। बी ने अपने प्रॉफिट के हिस्से में से 3/70 पार्ट किसको सरेंडर कर दिया? सी को सरेंडर कर दिया। अब 2/7 और 3/7 ये किसके प्रॉफिट शेयर हैं? ये ए और बी ने जो सैक्रिफाइस किए हैं किसके फेवर में? सी के फेवर में। ये वो वाला पार्ट है। अब सी का कितना हुआ? 2/10 मिलेगा ए से और 3/70 मिला बी से, तो कितना हो गया टोटल? 17/70 पार्ट कितना हो गया? उसका न्यू सी का पार्ट हो गया। यानी सी का प्रॉफिट शेयर में कितना पार्ट हुआ? 17/70 पार्ट हुआ। अब देखो ए का कितना हिस्सा बचा। ए ने कितना सरेंडर कर दिया? 2/10 सरेंडर कर दिया। ए का था कितना? 7/10 में से 2/10 को लेस करेंगे, कितना आएगा? 5/10। अब नेक्स्ट क्या था? बी का कितना था? बी का 3/10 था। 3/10 में से जो पार्ट सी के फेवर में सरेंडर कर दिया उसको लेस कर देंगे, तो कितना बचा? 18/70। अब देखो, ए के पास कितना प्रॉफिट हिस्सा है? अब 5/10 है। बी के पास कितना प्रॉफिट हिस्सा है? वह 18/70। और सी के पास कितना है? 17/70। अब तीनों को 5/10, 18/70, 17/70, तो तीनों का निकाला तो कितना निकला? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया है? 35:18:17 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने की 4 मेथड बताई हैं। चारों मेथड को ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिकल पुटअप होता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पुटअप करेंगे अगर शेयर निकालना, कौन सा शेयर? न्यू शेयर, तो इन 4 तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखो, बिजनेस के अंदर पहले से ओल्ड रेशियो था और हमने न्यू रेशियो भी निकाल लिया। देखो, ये मैंने जो मेथड बताए हैं ये आपको, ये सारे न्यू रेशियो निकालने के मेथड है। अगर प्रॉफिट का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब क्या करेंगे? अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इससे क्या निकल जाएगा? इससे सैक्रिफाइस रेशियो निकलेगा। अब ये सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब क्या है? देखो, सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब है कि प्रेजेंट के जो शेयर होल्डर है, एक पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई नया पार्टनर एंटर होता है, उस टाइम एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट के हिस्से में से
कुछ पार्ट क्या है न्यू पार्टनर के फेवर में त्याग देते हैं, यानी न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस कर देते हैं और उसके बदले में क्या ले लेते हैं, गुडविल लेते हैं। देखो अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो रहा है, वो क्या लेके आ रहा है, वो कैपिटल और गुडविल लेके आ रहा है। तो अगर नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा तो उसको क्या चाहिए, उस पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में से भी कुछ पार्ट चाहिए। तो प्रेजेंट के जो शेयर होल्डर होते हैं, प्रेजेंट के जो शेयर होल्डर होते हैं, वो अपने प्रॉफिट शेयर में से कुछ हिस्सा किसको त्याग देते हैं, किसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, नए पार्टनर को सेक्रीफाइस करते हैं। यानी जो हिस्सा पुराने पार्टनर ने नए पार्टनर को दे दिया, किसका हिस्सा, अपने प्रॉफिट का हिस्सा, उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। यानी जो उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग ही अपन एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या लेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर को गुडविल मिलती है। वो गुडविल कैसे मिलेगी, अब मान लो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो पार्टनर है और बाहर से एक पार्टनर एंटर होता है सी। अगर मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर ए अपने प्रॉफिट के हिस्से को सी के फेवर में त्याग करता है, तो गुडविल किसको मिलेगी, सिर्फ ए को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ ए ने अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट सी को दिया है। बी चुपचाप बैठा है, बी ने बोला बिल्कुल भी मेरा जो प्रॉफिट पार्ट है ना, मेरा जो प्रॉफिट शेयर है, मैं उसमें से आपको कुछ भी नहीं दूंगा। किसको बोला, सी को बोला। तो सी ने बोला अगर आप मेरे को प्रॉफिट में से पार्ट नहीं दोगे तो मैं आपको गुडविल भी नहीं दूंगा। यानी जो पार्टनर न्यू पार्टनर के फेवर में क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है अपने प्रॉफिट को, सिर्फ उसी पार्टनर को क्या मिलेगी, गुडविल मिलेगी। और गुडविल किस रेशो में मिलती है, गुडविल सेक्रीफाइस रेशो में मिलती है। यानी जो पार्टनर अपने प्रॉफिट के पार्ट में से जितना पार्ट सामने वाले न्यू पार्टनर के फेवर में क्या करेगा, सेक्रीफाइस कर रहा है, न्यू पार्टनर के फेवर में दे रहा है, उतने ही रेशो के अंदर क्या मिलेगी, गुडविल मिलेगी। गुडविल लेके कौन आता है, न्यू पार्टनर लेके आता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर की क्या लेते हैं, गुडविल को अक्वायर करते हैं। अब देखो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गुडविल की। जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है, एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है, तो कैपिटल भी लेके आता है और गुडविल भी लेके आता है। तो जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आ रहा है, उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखना है। पहला मेथड है, पहला तरीका है पेमेंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली। यानी बाहर से मिस्टर सी आता है और एक मिस्टर ए है और मिस्टर बी, दो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, लेकिन मिस्टर ए सी क्या करता है, चुपके से टेबल के नीचे से गुडविल के अमाउंट दे देता है। तो उस गुडविल की अमाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों, देखो पेमेंट ऑफ गुडविल प्राइवेटली गुडविल दी गई है, उस गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। सेकंड है न्यू पार्टनर ब्रिंग द हिज गुडविल इन कैश। अगर आने वाला पार्टनर अपने गुडविल के अमाउंट किस में लेके आता है, कैश में लेके आता है। थर्ड है अगर आने वाला पार्टनर अपने गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाता, तब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। पहला पॉइंट का मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगर गुडविल की अमाउंट प्राइवेटली पे करता है, यानी अगर गुडविल की अमाउंट टेबल के नीचे से पुराने पार्टनर को दे दी तो बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। अगर आने वाला पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश लाता है, या फिर हो सकता है कि आने वाला न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में ना लाकर अदर किसी कंसिडरेशन में लाता है, यानी कैश में नहीं लाता, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, किसके अंदर, पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। अब अपन ये डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है कि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है, एडमिशन लेता है, तो उस टाइम पर अपने हिस्से की गुडविल लेके आता है। अपने हिस्से की गुडविल का मतलब है, मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म की टोटल गुडविल 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए में आने वाले पार्टनर का कितना हिस्सा होगा, उस हिस्से को क्या करेगा, वो पार्टनर लेके आता है गुडविल के अमाउंट को। तो उसकी कैलकुलेशन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करते हैं। पहला मैंने बताया था कि गुडविल का, अगर गुडविल लेके आता है प्राइवेटली, अगर न्यू पार्टनर गुडविल के अमाउंट को प्राइवेटली पे करता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो नहीं करेंगे। सेकंड है अपने पास न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर गुडविल अपने हिस्से की गुडविल किस में लेके आता है, कैश में लेके आता है। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल किस में लेके आता है, कैश में लेके आता है, तब बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो
अगर गुडविल की अमाउंट को रिटेन्ड इन बिजनेस, अगर वो कैश में तो लेके आता है, लेकिन क्या रहती है, वो गुडविल की अमाउंट बिजनेस के अंदर ही रखी रहती है, यानी उसको क्या है, उसको जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसको यूज नहीं करते, निकालते नहीं। देखो, एक मैंने आपको एक न्यू रेशियो बताया, एक ओल्ड रेशियो बताया, एक सेक्रीफाइस रेशियो बताया। ओल्ड रेशियो क्या है, उस पार्टनर के आने से पहले का रेशियो ओल्ड रेशियो है। पार्टनर के आने के बाद जो रेशियो हुआ है कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से जो न्यू रेशियो लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी कोई नया पार्टनर आता है। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर क्या है एंटर करेगा, पार्टनरशिप फर्म में एंटर करता है, उस टाइम पर अपने हिस्से की गुडविल और कैपिटल लेके आता है। और पार्टनर को क्या है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने हिस्से के प्रॉफिट को न्यू पार्टनर के फेवर में क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो जिस हिस्से में, यानी उन्होंने अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस किया है, उसी सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर ही गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, अक्वायर करेंगे। तो कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। कौन सा सेक्रीफाइस रेशियो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट के हिस्से को किसके फेवर में ताक रहे हैं, न्यू पार्टनर के। तो मान लो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है तो उस टाइम क्या लेके आता है, गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आता है। गुडविल अमाउंट क्या लेके आता है, कैश में लेके आता है, और उसको बिजनेस के अंदर ही रहने देते हैं। तब क्या एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल, यानी जितनी भी अमाउंट गुडविल की वो लेके आता है उसको एंट्री क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल की अमाउंट बिजनेस के अंदर ही रहती है, अगर बिजनेस के अंदर ही उस अमाउंट को रिटेन रहने देते हैं, जो पार्टनर है वो निकालते नहीं है, तो क्या एंट्री बनती है, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर ए बी सी डी सबका अकाउंट लिखा जाएगा। अब ये किस रेशियो के अंदर उस गुडविल की अमाउंट को डिवाइड करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में। जो पार्टनर अपनी प्रॉफिट के हिस्से को न्यू पार्टनर के फेवर में सेक्रीफाइस करेगा, सिर्फ उसी पर्सन को इस गुडविल की अमाउंट दी जाएगी। जैसे मान लो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर ए बी और सी 3 पार्टनर है, आने वाला चौथा पार्टनर कौन सा है, डी पार्टनर है। डी पार्टनर क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है, यहाँ शो कर दी। अब गुडविल की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में शेयर करेंगे, वो है उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लो ए ने सेक्रीफाइस नहीं किया, ए बोला मैं तो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा ले दूंगा। अब नहीं देगा तो गुडविल भी नहीं मिलेगी आपको। अगर ए ने अपने प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा डी के फेवर में सेक्रीफाइस नहीं किया तो मिस्टर डी को कुछ नहीं मिलेगा, किसमें, इस गुडविल के हिस्से में से। अब मिस्टर बी और सी ने क्या है, अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसके फेवर में सेक्रीफाइस किया था, मिस्टर डी के फेवर में। तो मिस्टर डी जो गुडविल लेके आया है, उस गुडविल में सिर्फ 2 ही पार्टनर का शेयर होगा, और वो पार्टनर है बी और सी। ये वो पार्टनर है जिन्होंने अपने प्रॉफिट के शेयर में से कुछ हिस्सा किसको दिया है, न्यू पार्टनर को दिया है। नेक्स्ट अपने पास गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर। अगर ये ओल्ड पार्टनर थे, अगर इन पार्टनर ने बिजनेस के अंदर ही गुडविल को रहने दिया तो यहाँ तक की एंट्री करेंगे। अगर इन पार्टनर का जी ललचा जाता है और ये पार्टनर क्या कर देते हैं, इस गुडविल की अमाउंट को विड्रॉल कर लेते हैं, एंट्री क्या बनेगी, ये जो ओल्ड पार्टनर थे ये इनके अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, गुडविल खत्म। इन्होंने गुडविल निकाल ली, इन पर्सन ने, कौन थे, मिस्टर बी और सी ने क्या कर दिया, जो अमाउंट मिस्टर डी लेके आया था गुडविल की उसको विड्रॉल कर लिया। विड्रॉल कर लिया तो इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बात खत्म गुडविल की। नेक्स्ट क्या है, अगर आने वाला नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाता, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कैश के अंदर गुडविल की अमाउंट नहीं लाता। अगर मान लो कैश के अंदर कोई गुडविल की अमाउंट नया पार्टनर नहीं लाता, तो क्या उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। आप एक बार सोच के देखना, जब हमने क्या पढ़ा था, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। अकाउंट के बेसिक में हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन उस टाइम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जब वो मॉनेटरी इन टर्म हो,
बिजनेस से रिलेटेड तो है ये ट्रांजेक्शन, बट मॉनेटरी इन नेचर नहीं है। मॉनेटरी इन नेचर कहाँ नहीं है, क्योंकि वो गुडविल तो लेके आया लेकिन कैश में नहीं लेके आया वो। अगर कैश के अंदर ट्रांजेक्शन यानी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हम किसको उठाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को उठाएंगे। मैंने क्या बोला है कि अगर कोई भी पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आता है लेकिन कैश में नहीं लाता, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, पार्टनरशिप फर्म की। क्यों नहीं करेंगे, रीजन है क्योंकि वो जो गुडविल का पार्ट लेके आया है वो कैश में नहीं लाया, वो मॉनेटरी इन नेचर नहीं है, इसलिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो उसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे उसको। देखो कैसे यूज करेंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितनी भी गुडविल की अमाउंट लेके आया है लेकिन वो कैश में नहीं लाया, अगर कैश में नहीं लाया तो सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट किया है मैंने इधर डेबिट, ध्यान रखना। क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को कब डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट को तब डेबिट करते हैं जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता, तब न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वही ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी जिस रेशो में उन्होंने प्रॉफिट शेयर को सैक्रिफाइस किया है, उसी रेशो में क्या करेंगे, उसी रेशो में इस गुडविल के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। ये ध्यान रखना करंट अकाउंट का यहाँ पर। अब देखो मैंने नोट भी डाला है नीचे कि करंट अकाउंट को डेबिट किया गया, मैंने यहाँ कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लेके आया, और कैपिटल अकाउंट को अगर मैं डेबिट कर देती तो कैपिटल की अमाउंट कम हो जाती, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती, इसलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ना छेड़कर मैंने यहाँ पर पार्टनर के करंट अकाउंट से क्या किया है, एंट्री शो की है। तो रीजन इसका ये है, करंट अकाउंट को डेबिट किया है ताकि पार्टनर की कैपिटल कम ना हो जाए, इस वजह से। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी पार्टनर कैश के अंदर गुडविल नहीं लाता तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको कहाँ करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यूज करके उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये वाली एंट्री पास करेंगे उसके लिए। अगर मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर पहले से ही गुडविल की अमाउंट है, फिर हम उसको कैसे राइट ऑफ करेंगे, कैसे सेट करेंगे, इसकी एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, मान लो गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में थी, यानी जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिशन लेता है उस टाइम पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल की अमाउंट है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर पहले से ही गुडविल है तो उसको कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो गुडविल का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। कहाँ शो करते हैं, बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं। तो अब इस गुडविल की वैल्यू को क्या करेंगे, पुराने शेयर होल्डर में डिवाइड करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जहाँ पर गुडविल का अकाउंट डेबिट है, जहाँ पर उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और किस में डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। किसको, वो गुडविल है जो पहले से ही बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो कर रखी थी, उस गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब नेक्स्ट है, जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, यानी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बनता है, उस टाइम पर जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी हैं उनका क्या करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने के लिए हम रीवैल्यू क्यों करते हैं, रीजन है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में जितनी वैल्यू शो की गई है वो वैल्यू और एट प्रेजेंट मार्केट में जितनी वैल्यू है उसमें क्या है, डिफरेंस है। इसलिए हम क्या करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करते हैं।
कब? जब नया पार्टनर एडमिट होता है तब। तो रिवैल्यूएशन करने के लिए हमें एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बताओ? डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। बोलो, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। ये क्या है? ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के नॉमिनल अकाउंट के नेचर होने की वजह से ये वाला रूल इसके ऊपर अप्लाई होता है। सेम एज इट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके जैसे है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के जैसे है, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट भी क्या है? पी एंड एल अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे वो देखो। ये वाली साइड कौन सी है? डेबिट साइड, और ये वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो इधर आएंगे सारी 2 और इधर आएगा बाई, मैंने लिखा नहीं है, आप ध्यान देना। देखो अगर मैंने क्या बोला? डेबिट ऑल एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस होंगे, जितनी भी अमाउंट डिक्रीज हुई है अगर एसेट्स की, तो क्या आएगा? डेबिट के अंदर आएगा। अगर देखो डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, जितनी भी इनकम है उनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है और अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड में। एक है अनरिकॉर्डेड कोई भी लायबिलिटी है तो उसको भी कहाँ शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। इसी के ऑपोजिट में है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हुई है तो लिखेंगे बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी उसको कहाँ शो करेंगे? बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उसके क्रेडिट साइड में शो करेंगे। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का जोड़ करेंगे किसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट का। अगर डेबिट साइड अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है, अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट शो होगा, और प्रॉफिट को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इस प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो क्या शो करेगा? लॉस शो करेगा, और लॉस को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या निकला है अपने पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस निकला, उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में। हम न्यू पार्टनर को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये नए पार्टनर के आने से पहले का प्रॉफिट है, न्यू पार्टनर के आने से पहले का प्रॉफिट या लॉस है, इसलिए हम नए पार्टनर को इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपने पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस। रिजर्व एंड सरप्लस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? कहाँ तक का रिजर्व और सरप्लस? न्यू पार्टनर के आने से पहले तक का रिजर्व और सरप्लस। देखो कैसे करेंगे। लायबिलिटी साइड के अंदर जितने भी रिजर्व शो कर रखे हैं, लायबिलिटी साइड में जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस हैं उन सबको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जर्नल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कौन सा बैलेंस आएगा? प्रॉफिट वाला। यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट शो कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे अब यहाँ पर? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर प्रॉफिट शो किया तो कहाँ मिलेगा? लायबिलिटी के अंदर, अपने को लायबिलिटी के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में मिलेगा। तो हमने जर्नल रिजर्व को डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया, अदर कोई भी और भी रिजर्व हो उन सब को डेबिट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? ये वाला ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले तक के क्रिएट किए हुए रिजर्व हैं ये। अगर क्या है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ना हो के क्रेडिट बैलेंस है, और अगर मान लो कोई भी ऐसे एडवर्टीजमेंट हैं जिनसे, ऐसे एक्सपेंस है जिनसे इन फ्यूचर कुछ रिसीव होने वाला नहीं है, यानी एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये कौन सा बैलेंस है? पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, सॉरी पी एंड एल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में, पी एंड एल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी वो एक्सपेंस, कौन से एक्सपेंस है ये? एक्यूमुलेटेड लॉस। उनको क्या करेंगे? अगर बैलेंस शीट के अंदर लॉस शो कर रखे हैं तो उनके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और क्या कर देंगे? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना, जब आपको बोला जाएगा कि आप रिजर्व एंड सरप्लस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो,
आपने क्या किया, आपने ऊपर से लेके नीचे तक के लायबिलिटी साइड के अंदर जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस होंगे, चाहे वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो, चाहे वो डिबेंचर्स का कोई रिजर्व क्रिएट कर रखा हो, आपने क्या किया, सभी रिजर्व को यहाँ रखा और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको दो रिजर्व को ध्यान रखना है। पहला है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दूसरा है एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट। अगर बैलेंस शीट के अंदर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड शो कर रखा है और अगर एम्प्लॉय की सेविंग अकाउंट में कुछ अमाउंट शो की हुई है, तो उसको कभी भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना, उसको डिवाइड ही नहीं करना। रीज़न क्या है, ये फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो फर्म को पे करनी है। ये क्या है, ये फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी है जो फर्म को पे करनी है और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर क्या क्रेडिटर्स की अमाउंट लिखी, क्या मैंने यहाँ पर बीपी की अमाउंट लिखी, क्या मैंने यहाँ पर ओवरड्राफ्ट लिखा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी थी, वो पार्टनरशिप फर्म को क्या करनी थी, पे करनी थी, उनका रिवैल्यूएशन यहाँ पर किया गया। एसेट्स और लायबिलिटी का जितना हो सकता है यहाँ रिकॉर्डिंग किया। बच गए सभी रिजर्व, सभी रिजर्व को डेबिट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन दो रिजर्व को ध्यान में रखना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये वो प्रोविडेंट फंड है जो एम्प्लॉय के लिए क्रिएट किया हुआ है, जो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है। ये फर्म का प्रोविडेंट फंड नहीं है बल्कि एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है। दूसरा है एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट, एम्प्लॉय का खुद का अकाउंट ओपन किया हुआ है, एम्प्लॉय का खुद का अकाउंट ओपन किया हुआ है, किसके अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो ये वो लायबिलिटी है जो फर्म को पे करनी है थर्ड पार्टी को, तो इसीलिए ये रिजर्व है, ये फंड है, इनको कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते ओल्ड पार्टनर के अंदर। ध्यान रखना कौन से हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और दूसरा कौन सा है, एम्प्लॉय सेविंग अकाउंट। इन दोनों को कभी भी ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व शो है, यानी अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट दी है, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो देखते हैं। अगर वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं है, अपन ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया है, ताकि इन फ्यूचर, अगर नियर फ्यूचर के अंदर अगर कोई ऐसा लॉस हुआ किससे रिलेटेड, वर्कमैन कंपनसेशन से, उसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। यानी अगर कोई लॉस होने की पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर, चाहे पॉसिबिलिटी ना हो, लेकिन अगर इन फ्यूचर कुछ भी हैपन हुआ तो उसको हम कहाँ से सेट ऑफ कर देंगे, इस रिजर्व से सेट ऑफ कर देंगे। तो पहला देखो, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम नहीं है, यानी वर्कमैन कंपनसेशन की रिजर्व जो बनाया था वो बिल्कुल सेफ है, कोई क्लेम नहीं हुआ, यानी कोई अमाउंट उससे राइट ऑफ नहीं की गई, तो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट, पूरी अमाउंट को कहाँ डिवाइड कर देंगे, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जैसे सभी रिजर्व को हमने क्या किया, डेबिट करके ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया था, वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी क्या कर दिया। अगर कोई क्लेम नहीं है तो पूरे रिजर्व को डेबिट किया, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, सभी पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम है, क्लेम तो है बट वो रिजर्व से कम है, यानी जितना हमने रिजर्व बनाया हुआ है उस रिजर्व से वो क्लेम कम है। आप ऊपर वाले का एग्जांपल लो, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था, 5 लाख का था। कितने का था, 5 लाख का था। 5 लाख लिख देती हूँ मैं सीधा ही, या फिर 50,000 मान लो। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का था, उस पर कोई क्लेम नहीं था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 50,000 का शो था, तो क्या करेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पूरे 50,000 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। सेकंड है, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम तो है लेकिन उस रिजर्व से कम है। कौन से रिजर्व से, ये जो रिजर्व क्रिएट किया हुआ है ना, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, इस रिजर्व से कम है, कोई क्लेम तो जरूर है। अब देखो,
अब क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंट को डेबिट किया, मान लो 50,000 का ही अपने रिजर्व बना रखा है। क्लेम कितना का है, क्लेम है 10,000 का, क्लेम कितने का 10,000 का। 10,000 हमने क्या कर दिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से लेस कर दिए। क्यों, क्योंकि इस अमाउंट को हमने यूज कर लिया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब 40,000 के अमाउंट को क्या करेंगे, अब 40,000 की अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर पूरी अमाउंट 50,000 डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, यहाँ पर 40,000 डिस्ट्रीब्यूट की है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम है, क्लेम कर लिया। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा था तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ अमाउंट तो क्लेम हो ही जाएगी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कुछ अमाउंट का क्लेम कर लिया, जितना बचेगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम रिजर्व के बराबर है, यानी जितने का रिजर्व बनाया था, रिजर्व कितने का बनाया था, रिजर्व बनाया हुआ है 50,000 का, और 50,000 का क्या हो गया, कोई क्लेम कर लिया, तो 50,000 हम क्या कहाँ पर लिख देंगे, टू प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। अब क्या पार्टनर के लिए कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा पार्टनर के लिए, तो अब पार्टनर के अकाउंट में कुछ भी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम रिजर्व से भी ज्यादा है, रिजर्व बनाया हुआ था मैंने 50,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन के ऊपर जो क्लेम हुआ है, प्रोविजन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना था, 60,000। अब क्या करें, रिजर्व तो कितने का था, सॉरी गलत जगह लिख दिया, रिजर्व तो कितने का बना रखा था, 50,000 का, क्लेम कितना करना पड़ गया, 60,000। अब 10,000 कहाँ से लाएंगे, अब 10,000 कहाँ शो करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। 10,000 कहाँ शो करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे 10,000। अब इस 10,000 को, ये क्या है, एक तरीके का क्या लॉस हो गया। जहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 था, उसमें से क्लेम कितना कर लिया, 60,000 का। अब ये 10,000 को राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट से करेंगे, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 10,000 लिखेंगे, तो उससे क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और कम हो जाएगा। इसको सेट ऑफ करने के लिए एक एंट्री पास करेंगे, वो एंट्री कौन सी है, पार्टनर ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड पार्टनर के किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो के अंदर इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर कोई रिजर्व बचा था तो उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर यहाँ पर एक लॉस निकल गया, यानी अगर इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से राइट ऑफ करना पड़ गया, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। किसमें, ओल्ड पार्टनर में तो है ही, ओल्ड रेशियो के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस अमाउंट को, इस 10,000 के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये है अपना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। कई बार क्या है, आपको क्लेम दे देंगे और साथ में क्या दे देंगे कि भाई क्लेम दे दिया, साथ में दे देंगे रिजर्व से कम है, ज़्यादा है, ऐसे कुछ करके, तो आपसे एंट्री पूछ लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक अपने पास है हिडन गुडविल। देखो हिडन गुडविल का कंसेप्ट कब आता है, जब न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता। हिडन गुडविल का कंसेप्ट कब अराइज होता है, जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता, तब हिडन गुडविल का कंसेप्ट अराइज होता है। देखो कैसे निकालते हैं, हिडन गुडविल का मतलब है छुपी हुई गुडविल। अब देखो कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। मान लो दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, उनका रेशियो क्या है, 1:1। कैपिटल कितनी है, मिस्टर ए की कैपिटल 30,000 है, मिस्टर बी की कैपिटल 20,000 है। सी क्या है, सी एक नया पार्टनर एडमिट होता है और उसका शेयर कितना है, 1/4 शेयर है। सी क्या है, सी सिर्फ कैपिटल लेके आता है, गुडविल नहीं लाता, सिर्फ कैपिटल की अमाउंट लेके आता है 24,000। सी गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं ला रहा। देखो तब कौन सा कंसेप्ट अराइज होता है, हिडन गुडविल, यानी यहाँ पर गुडविल की अमाउंट छुपी हुई है, उसको कैसे निकालेंगे। अब देखो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, सी कितनी कैपिटल लेके आता है, सी अपने हिस्से की 24,000 रुपये कैपिटल लेके आता है।
सी अपने हिस्से की कितनी कैपिटल लेके आता है 24,000, उसका हिस्सा कितना था, उसका पार्ट था 1/4। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए अपन इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स करेंगे, 4/1 करेंगे। तो बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म में टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 96,000। कैसे पता चला, देखो ये सी अपने हिस्से की अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है और इसका हिस्सा कितना है 1/4। अगर इसको रिवर्स कर दें 4/1 करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म की टोटल कैपिटल का पता चल जाएगा। टोटल कैपिटल 96,000 होनी चाहिए। अब देखो 30,000 ए की कैपिटल, 20,000 बी की कैपिटल और सी कितनी कैपिटल लेके आए 24,000। एडिशन किया तो कितना बन गया 74,000। लेकिन बनी कितनी है टोटल कैपिटल 96 में से 74 लेस करेंगे तो 22,000 हिडन गुडविल है। ये कौन सी गुडविल है, ये हिडन गुडविल है। कैसे पता चला, टोटल अमाउंट निकाल ली कैपिटल में से, उसमें से एट प्रेजेंट पार्टनरशिप फर्म में जितनी कैपिटल है उसको लेस किया तो क्या निकल गई हिडन गुडविल। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हिडन गुडविल का कंसेप्ट तब अप्लाई होता है जब कोई भी न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता। अब देखो, अब सी क्या है, सी शेयर इन गुडविल। अब टोटल गुडविल कितनी कैलकुलेट हुई है 22,000। 22,000 पूरी पार्टनरशिप फर्म की टोटल गुडविल है। उसमें से सी का कितना शेयर है, उसमें से सी का शेयर है 1/4। तो सी की कितनी गुडविल होगी, सी के हिस्से में 5500, यानी 5500 क्या है, वो गुडविल है जो सी को लेके आनी थी, लेकिन सी कैश में नहीं लाया। अगर कैश में नहीं लाता तो क्या एंट्री पास करते हैं बताओ। अगर कोई भी पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 में बोला गया है, अगर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 इंटेंजिबल एसेट्स। उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बोला गया है कि अगर कोई भी पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लाता तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं। अगर पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लाया तो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के बजाय कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ध्यान आया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, यानी ओल्ड पार्टनर। यहाँ क्या लिखेंगे, एंट्री क्या बनेगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ये होगा सैक्रिफाइस रेशो में। किस रेशो में करेंगे, ये सैक्रिफाइस रेशो के अंदर। यहाँ पर अमाउंट लिखी जाएगी 5500, यहाँ पर 5500 अमाउंट लिखेगी और इस 5500 को ये किस रेशो में डिवाइड करेंगे, कौन से पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर। ये ओल्ड पार्टनर इस 5500 को सैक्रिफाइस रेशो के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो, ये क्या था 1/4 सी का हिस्सा है। अब बाकी कितना बच गया 3/4। 3/4 में से ए का और बी का निकाल लो। जैसे 3/4 में से ए का कितना होगा और 3/4 में से बी का कितना होगा। ये क्या है, ये ओल्ड रेशो है। ए और बी का क्या है, ओल्ड रेशो है। और न्यू रेशो क्या निकल गया, ए का न्यू रेशो ये है, बी का ये है और सी का कितना है 1/4। इनको क्या है, एलसीएम लेके इक्वल कर लेंगे, फिर ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है ये जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर में, ये सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये किसकी अमाउंट है, ये हिडन गुडविल की अमाउंट है। मैंने यहाँ पर टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर सी पार्टनर, नए पार्टनर की, सिर्फ नए पार्टनर का हिस्सा कैलकुलेट किया। देखो 22,000 में से 1/4 निकाला है मैंने। ये किसका हिस्सा है, ये सिर्फ सी का हिस्सा है। सिर्फ इसी को ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर डिवाइड कर लेंगे। तो आज हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है, टॉपिक था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम पर क्या है, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है। प्रेजेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट बनता है। प्रेजेंट एग्रीमेंट के खत्म होने की वजह से और नए एग्रीमेंट के बनने की वजह से क्या है, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है। उस टाइम पर हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देखना पड़ता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लायबिलिटी की।
गुडविल के अमाउंट की, जितने भी रिजर्व हैं इन सब का क्या करते हैं, इन सब की एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये वाला टॉपिक अपना यहाँ फिनिश होता है। थैंक यू।